बनारस के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहले तो बनारसी किसी को बुलाते नहीं हैं, और अगर बुला लें और उसे मंच दे दें तो इससे बड़ी बात होती नहीं है। इसलिए बनारस, जब भी कोई मुझे मौका मिलता है तो मैं कहीं भी कितना व्यस्त हूं, लेकिन बनारस आने की मेरी इच्छा हमेशा रहती है। मुझे बताया गया कि ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था, कुछ जैन समाज का कोई प्रोग्राम है शायद। ये नहीं, जैन समाज का नहीं है। हाँ, जैन साहित्य पे जो है जैन, हाँ। अब आप ऐसे मान लीजिए कि जैन समाज का जो साहित्य है, अगर जैन समाज के साहित्य के माध्यम से भी अगर आपने मुझे बुलाया है तो फिर दुनिया में सब जगह बदलाव हो सकता है। मैं समझ गया आपकी बात कि जो समाज शाम को 5 बजे मुंह पे कपड़ा बांध लेता हो, वो मुझे बुलाने का शौक रखता हो, तब तो भारत बदल रहा है। क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि बनारस विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। बिना बनारस के बहुत कुछ अधूरा है। लिहाजा जो आपने टॉपिक रखा है, भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, भारत की परंपरा ही संस्कृति है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी इस एकेडमिक टॉपिक के सिलसिले में मुझसे कुछ नहीं सुनना चाहते। आपने जिस मकसद से बुलाया है, मैं वही सुनाने आया हूं आपको। इसलिए हमारे यहां 2 कार्य बहुत खतरनाक हुए जो कि हमारी कभी परंपरा नहीं थी। जब से हमारे समाज ने कुर्सी पे बैठने वाले पद से ज्ञान की तुलना शुरू कर दी, तभी समस्या खड़ी हो गई। हमको लगता है कि जो बड़ी कुर्सी पे बैठा है वो ज्ञानी है, जबकि उल्टा है। आजकल ज्ञान का बड़े पद से, बड़ी कुर्सी से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसलिए इस परंपरा के चलते हमने 70 सालों में बहुत कुछ ऐसा पूरे समाज में हुआ है कि इस समाज को कोई नई बात बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई नई विचारधारा देने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा पिछले 12-13 साल का यह एक्सपीरियंस कहता है कि जो सच है उसे पूरी ताकत से बोलने की जिस दिन भी भारतीय समाज में शक्ति पैदा हो जाएगी, आप आचार्य चाणक्य देश की प्राप्ति कर लेंगे। और यह मैं इसलिए कहता हूं कि इस समय सत्ता के शीर्ष पर मां गंगा ने किसी को गुजरात से बुलाया था और उस वक्त पूरे दुनिया भर में उनकी धूम मची हुई है। सत्ताओं की मजबूरी होती है कि वो झूठ को भी सच साबित करने में लगते हैं, क्योंकि उसके बंधन होते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे जितने भी साथी, आप उनको सुनते होंगे मेरे अलावा, चाहे कर्नल आर्य सिंह साहब हों जिनकी ससुराल बनारस की है, जीडी बख्शी साहब हों, सुशील पंडित हों, ललित अंबरदार हों, अंकुर शर्मा हों, प्रोफेसर कपिल कुमार हों, प्रोफेसर पवन सिन्हा हों, जिनको भी आप सुन रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत कॉमन है। हमने बिना किसी रेजोल्यूशन पास करे, बिना संगठन बनाए, एक चीज तय की हमने
कि हम किसी भी सत्ता की किसी दुकान पर नजर नहीं आएंगे और ना ही किसी संगठन के पास जाएंगे। हमारी बात में तर्क होगा, तथ्य होगा, लॉजिक होगी, तो वो 20 साल के बच्चे को भी ठीक लगेगी और 80 साल के आदमी को भी लगेगी। और हमको इसलिए कोई डर नहीं लगता, जबकि दिन में हमको 2-4 बार जिहादी मार देते हैं, कि हमको लगता है कि हम सब मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, किसी न किसी दिन आएगी, और जब मृत्यु को आना ही है तो फिर डर के जीने का क्या सवाल है। इसलिए सत्ता की मजबूरी और सच्चाई के बारे में इसलिए बताता हूं, यह कल की घटना है। 11 नवंबर को इस देश में एक साहब पैदा हुए मक्का में 1888 में। चाटुकारिता जो है हमारे यहां इतनी चरम पर है कि आम नागरिक भी उसको लगता है जब तक मैं इस भीड़ में खड़ा नहीं होऊंगा मुझे लोग निष्पक्ष नहीं समझेंगे। उसे निष्पक्ष दिखना है अपने आप को, और उस दिखने में वो झूठ बोलना चाहता है। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट करे। मैंने कहा कि सत्ता पे मजबूरी होती है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। इस देश के पहले सबसे जाहिल शिक्षा मंत्री का परसों जन्मदिन था। न किसी स्कूल में गया, न किसी मदरसे में ना गया, किसी कॉलेज में नहीं गया, और देश का पहला शिक्षा मंत्री 1947 से 1958 तक बने, और जरूरत पड़ी सरकारों को तो 1992 में उन्हें भारत रत्न दिया गया।